अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है उनको स्टार्ट करना है। तो मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपसे कहूँगा कि आप चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक की प्लेलिस्ट के अंदर तमाम वीडियोस मौजूद है और उन वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि वो वीडियोस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी इन कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझने में। यानी ये तसव्वुराती सवालात जो हैं ये समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा वो आपके लिए जो वीडियोस हैं वो मददगार साबित होंगे। तो इसलिए आपने उन वीडियोस को लाजमी देखना है। मैं कुछ वीडियोस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं साथ साथ इनको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को आपको नोट करूंगा। तो आपने क्या करना है, आपने साथ साथ नोट करते जाना है। ये आपके नोट्स बनते जाएंगे। आपको ये नोट्स चाहिए अगर तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे मैसेज करें, तो आपके ये नोट्स जो है वो हम सेंड कर सकते हैं, आपको मेल कर सकते हैं। तो आप मेरे से कांटेक्ट करें, कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे बताएं अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे। तो मैं साथ साथ आपको नोट कराऊंगा, तो इसलिए आपने साथ साथ नोट करना है। तो पहला जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है 13.1, इसमें पूछता है चार्ज रॉड अट्रैक्ट पीसेज ऑफ पेपर। एक चार्ज रॉड जो है वो पीसेज ऑफ पेपर यानी कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है। आफ्टर अ व्हाइल दीज पीसेज फ्लाई अवे व्हाई। कुछ देर के बाद ये जो कागज के टुकड़े होते हैं ये अलग हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। 13.1 कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो अब इसका हम आंसर जो है वो आपको लिखवाते हैं, तो इसलिए आपने साथ साथ नोट करना है। तो व्हेन पेपर पीसेस आर इन कांटेक्ट विद इलेक्ट्रिक फील्ड रॉड ड्यू टू अट्रैक्शन आफ्टर अ व्हाइल सम इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड टू द पेपर एंड रॉड बिकम न्यूट्रल देन पेपर पीसेस फ्लाई अवे। तो इस तरह से कागज के पीस जो है वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो मैं इसको लिखता हूं, आप इसको साथ साथ नोट करिएगा। व्हेन पेपर पीसेस आर इन contact with electric field rod due to attraction after a while some electrons are shifted to the paper and rod becomes neutral, then paper pieces fly away। यानी कि जब पेपर पीसेस आर इन कांटेक्ट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड रॉड के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है वो आते हैं, तो ड्यू टू अट्रैक्शन वो एक दूसरे के साथ कशिश करते हैं और कुछ टाइम के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे टू द पेपर। और जब कुछ इलेक्ट्रॉन जो वो पेपर के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे तो अब वो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो जब वो न्यूट्रल हो जाएंगे तो पीसेस ऑफ पेपर जो है वो उनसे क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसमें उसने पूछा था कि अ चार्ज रॉड अट्रैक्ट पीसेस ऑफ पेपर, कि चार्ज रॉड पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो पीसेस ऑफ पेपर जो है वो अलग हो जाते हैं। क्यों होते हैं, तो इसकी वजह यह है कि कुछ इलेक्ट्रॉन रॉड से पेपर पे शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाते हैं, जिससे जो रॉड जो होता है वो न्यूट्रल हो जाता है और पीसेज ऑफ पेपर उससे क्या कर जाते हैं, फ्लाई अवे यानी उससे अलग हो जाते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 13.2 है
कहता हाउ मच नेगेटिव चार्ज हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम अ पॉसिबली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप इफ इट हैज अ चार्ज 7.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 कॉलम चार्ज अगर हो। कहता है कि अगर इलेक्ट्रोस्कोप पर चार्ज की मकदार 7.5 ज़रब 10 की पावर -11 कॉलम हो तो इससे खारिज होने वाला नेगेटिव चार्ज आपने बताना है कि उसकी मकदार कितनी होगी। तो सबसे पहले हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर जो 13.2 है इसका यहाँ पे नंबर लिख देते हैं कि 13.2 है। तो इसमें हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है n हमने वो देखने हैं कि कितने होते हैं। पास्टली चार्ज जो है वो उसने बता दिया है कि कितना है, चार्ज जो है वो 7.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 है। और चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.69 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कॉलम होता है। और हमने फार्मूला पढ़ा था ये Q इजिकल टू NE होता है, Q इजिकल टू NE यानी Q जो होगा वो यहाँ पे चार्ज होगा और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमने इलेक्ट्रोस्कोप से रिमूव होंगे वो, और E क्या होगा, E एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यानी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू है। तो अब हमें इसमें से n अगर मालूम करना हो तो n इस साइड पर आ गया और E मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी Q/E। अब Q की वैल्यू हमारे पास हमें पता है, उसने गिवन दिया है Q इजिकल टू 7.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 कॉलम है। तो हम वो वैल्यू यहाँ पे लगाते हैं 7.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है 1.69 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 है। तो जब इसकी हम डिवीजन करते हैं तो ये हमारे पास आता है 4.68 मल्टीप्लाई 10⁻8 आ जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने पूछा था कि अगर एक इलेक्ट्रोस्कोप जो है उस पर चार्ज की मकदार जो है वो 7.5 ज़रब 10 की पावर -11 कॉलम है तो इससे खारिज होने वाले नेगेटिव चार्ज की मकदार कितनी होगी। तो जो नेगेटिव चार्जेस की मकदार होगी वो होगी 4.68 मल्टीप्लाई 10⁻8 यानी इतनी जो है वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो हम उसमें से जो है वो निकलते हैं। तो ये हम लिख देंगे उसकी वैल्यू क्या है, ये है क्योंकि चार्ज का यूनिट कॉलम है, इलेक्ट्रॉन पे भी ये चार्ज है तो इसके यूनिट भी कॉलम है, कॉलम कॉलम से कैंसिल हो जाता है, इसलिए n नंबर है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता। तो इसलिए n की वैल्यू हमारे पास 4.68 मल्टीप्लाई 10⁻⁻कितने आ जाएंगे, 10⁻8 आ जाएंगे। ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम इलेक्ट्रोस्कोप से जो होंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 13.3 है, कहता है in what direction will a positively charged particle move in an electric field। कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो किस सिमत में मूव करता है। हम सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। यानी ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और एक हमारे पास इधर जो है वो नेगेटिव चार्ज प्लेट है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करती हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करके चलती हैं। ये नेगेटिव हम बना देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, ये हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है। अब इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज छोड़ते हैं तो आप देखें प्लस क्यू चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा। आप पॉजिटिव को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिस डायरेक्शन में है उधर को ही चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। यानी अगर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर छोड़ते हैं तो वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, या आप ये भी कह सकते हो कि उसकी डायरेक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन में ही होती है। तो अब इसका आपने नोट भी करना है, मैं इसका आंसर आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ। अब लिखिएगा इन इलेक्ट्रिक फील्ड sorry positively charged particle move in the direction
of electric field. Electric field intensity the electric intensity is in the direction of line of force. So we can say that partially charged particle move in the direction of electric lines of forces. So positively charged particles move in the direction of electric line of forces. Electric line of forces. ठीक है जी। तो ये यानी कि चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में ही क्या करेगा, मूव करेगा। इसको आपने नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 13.4 है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 13.4 है। इसमें कहता है डज ईच कैपेसिटर कैरी इक्वल चार्ज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, एक्सप्लेन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में वो पूछता है कि क्या हर कैपेसिटर जो होगा उसका चार्ज जो होगा वो सेम होगा। तो इसको हम देख लेते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज कैसे होता था। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम कैपेसिटर लगाते थे तो इस तरह से करके हमने लगाए थे कैपेसिटर। हमने वहां पे 3 कैपेसिटर यूज किए थे, आप ज्यादा भी कैपेसिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने 3 कैपेसिटर लगा दिए और एंड टू एंड इनको हमने जोड़ दिया है। यहाँ पे एक केस स्विच हम लगाते हैं, यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, ये एक बैटरी हमने इसके साथ लगाई है। इस तरह से हमारे पास क्या है, लो पोटेंशियल है। अब कैपेसिटर के अंदर जो है इन सीरीज कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं कि ये कैपेसिटर जो है करंट जो है वो इस तरह से फ्लो होगा ऐसे। अब चार्ज के फ्लो करने के लिए इसमें क्या है, एक ही रास्ता है, इसलिए चार्ज जो होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ पे भी Q चार्ज होगा, यहाँ पे भी Q होगा, यहाँ पे भी Q चार्ज होगा, यानी चार्ज सेम रहेगा बट पोटेंशियल यहाँ पे V1 होगा, यहाँ पे पोटेंशियल V2 होगा, यहाँ पे V3 होगा, कैपेसिटेंस C1 होगी, यहाँ पे C2 होगी, यहाँ पे C3 होगी। अब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 C2 C3 है, चार्ज सेम होगा, पोटेंशियल सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, डिवाइड होता है। तो इसको हम मजीद जो है वो यहाँ पे नोट भी कर देते हैं ताकि आप इसको नोट कर सकें। इन सीरीज कॉम्बिनेशन द कैपेसिटर in series combination the capacitor have same charge। कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो सेम होगा। इसकी वजह क्या है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर C1 जो कि इसकी लेफ्ट प्लेट है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी इधर प्लस चार्ज है, इधर माइनस चार्ज आएगा। इस माइनस की वजह से यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, इस प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, इस माइनस की वजह से यहाँ पे प्लस, और इस प्लस की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इसलिए सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द कैपेसिटर हैव सेम चार्ज। इन सीरीज कॉम्बिनेशन में
कैपेसिटर्स हैव सेम चार्ज, कि उनका चार्ज क्या होता है, सेम होता है, बट पोटेंशियल डिवाइड। आप लिख सकते हैं यहां पे पोटेंशियल डिवाइड होगा, लेकिन चार्ज उनका क्या रहेगा, चार्ज उनका ईच कैपेसिटर जो होगा वो सेम चार्ज रहेगा, यानी रिमेन सेम चार्ज रखता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 13.5 है, इसमें पूछ रहा है कि ईच कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हैज इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को आपने क्या करना है, जस्टिफाई करना है कि कैपेसिटर का जो ईच कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है उसका पोटेंशियल जो होता है वो सेम रहता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट जो होगा वो सेम रहेगा। तो इसकी हमने क्या करनी है, वजाहत करनी है। तो सबसे पहले यहां पे मैं एक पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला कैपेसिटर जो है वो बना देता हूं, इसको आप जरा देखिएगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का हम बना रहे हैं, इसकी फिगर बना दें, उसके बाद आपको इसके एक्सप्लेन करते हैं इसको। यहां पे हम एक केस स्विच लगा देते हैं, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल है और इधर क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल, लो पोटेंशियल है। तो ये हमने इसको पोटेंशियल दिया है। अब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C1 है, इस कैपेसिटर की C2 है और इस कैपेसिटर की C3 है। चार्ज यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है और यहाँ पे क्या है, Q3 चार्ज है। अब देखें, अगर आप देखें इसकी लेफ्ट प्लेट, हर कैपेसिटर की जो लेफ्ट प्लेट है, इस कैपेसिटर की, इस कैपेसिटर की, इस कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमने अटैच किया हुआ है, और अगर आप इनकी राइट प्लेट देखें तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं द वोल्टेज सप्लाई बाय द बैटरी, द वोल्टेज supplied by the battery V, the left plates of all capacitor, ये लेफ्ट प्लेट है तमाम कैपेसिटर्स की, of all capacitors are connected with positive terminal of the पॉजिटिव टर्मिनल के लेफ्ट प्लेट सारी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच की हैं, while right plate right plates of all capacitors, right plate of all capacitor are connected with the negatively यानी नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिवली नहीं, नेगेटिव टर्मिनल आप यहां पे लिखोगे कि बैटरी की जो लेफ्ट प्लेट है, सॉरी कैपेसिटर की जो लेफ्ट प्लेट है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है और राइट प्लेट जो वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ है। सो वोल्टेज क्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी सेम इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो वोल्टेज across each capacitor will be same in parallel combination, in parallel combination।
यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में क्योंकि कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट है जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है और उसकी राइट प्लेट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, तो इसलिए क्या होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्योंकि तमाम प्लेट डायरेक्ट बैटरी के साथ अटैच है लेफ्ट और राइट प्लेट भी डायरेक्ट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, इसलिए वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो प्लेट के दरमियान रहेगा वो सेम रहेगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर जी 13.6 है, कहता है परहैप्स यू हैव सीन अ गैसोलीन ट्रक ट्रेलिंग अ मेटल चैन बीनीथ इट, व्हाट पर्पस डज द चैन सर्व। कहता है कि आपने देखा होगा कि जो ट्रक होते हैं कि ट्रक जो होंगे बासुकात, सॉरी ये मैं इसका आपको बताता हूं दोबारा से। तो 13.6 है, कहता है बासुकात आप देखते हैं कि एक डीजल से भरे हुए ट्रक के नीचे लोहे की एक जंजीर लटक रही होती है। इस जंजीर के लटकाने का मकसद क्या होता है? इन ट्रक की बॉडी जो है यानी जो पेट्रोल ट्रक लेके जाते हैं तो उनकी बॉडी जो है एयर के साथ टकराने की वजह से तो वो चार्ज होती रहती है, अब उन पे बहुत ज्यादा चार्ज जो वो जमा हो जाता है। अब अगर वो जंजीर लटक रही होगी तो चार्ज किधर फ्लो होगा? जमीन की तरफ फ्लो होता जाएगा, अदरवाइज जो है वो चार्ज बहुत ज्यादा जमा होकर आग लगने का जो अंदेशा होता है। तो इसका आंसर भी आप नोट करिएगा जरा। 13.6 जो है ड्यू टू एयर फ्रिक्शन the body of truck gets charge in this way static electricity may cause fire and explosion। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या होगा? आग या धमाका होने का खतरा होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम जो ट्रक होते हैं उनके नीचे जो है वो एक जंजीर जो है उसको लटका देते हैं ताकि आग या धमाके वगैरह से जो है वो हम बच सकें। अब हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 13.7 स्टार्ट करते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर है 13.7, कहते हैं हाई वोल्टेज पावर लाइन फॉल्स अक्रॉस योर कार while you are in the car, why should you not come out of the car। कहता है अगर एक हाई वोल्टेज वायर जो है वो आपकी कार के ऊपर गिर जाती है और आप कार के अंदर मौजूद हैं तो आपको कार से बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए? तो इसका आंसर हम आपको बताते हैं कि क्या है। 13.7 है, तो लिखेगा जरा, द टायर ऑफ कार आर इंसुलेटर। कार के जो टायर होते हैं वो क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर वो होती हैं कि जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं हो सकती। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के स्पेलिंग मैं फिर से लिखता हूं जरा। इलेक्ट्रिसिटी, सो current will not pass through from car to the ground, but when we come out from the car and in connect with earth and the body of car
current will pass through our body and this may cause डेथ। तो जिस वजह से आपकी मौत वाकया हो सकती है, यानी जब आप कार के अंदर मौजूद होते हैं तो कार की बॉडी के साथ टायर जो नीचे उसके कार के लगे होते हैं, तो टायर इंसुलेटर मटेरियल के बने होते हैं, तो इसलिए उनमें से करंट पास नहीं होगा। अगर आपके ऊपर हाई वोल्टेज की वायर गिर गया तो आपको अंदर ही बैठना चाहिए, लेकिन जैसे आप कदम बाहर रखते हो तो आपकी बॉडी का कनेक्शन जो है वो अर्थ के साथ हो जाता है, ग्राउंड के साथ हो जाता है, जिस वजह से जो करंट होगा वो कार की बॉडी से होता हुआ आपकी बॉडी से होके वो ग्राउंड की तरफ जाएगा और करंट को एक मुकम्मल पाथ बन जाएगा। तो इसलिए आपके लिए डैमेज हो सकता है और आपकी डेथ हो सकती है। नेक्स्ट है कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर जी 13.8, कहता है एक्सप्लेन व्हाई अ ग्लास रॉड कैन बी चार्ज बाय रबिंग व्हेन हेल्ड बाय हैंड बट एन आयरन रॉड कैन नॉट बी चार्ज बाय रबिंग इफ हेल्ड बाय हैंड। कहता है कि एक जो हमारे पास ग्लास रॉड होता है उसको हम हाथ में पकड़कर चार्ज कर सकते हैं या उसको चार्ज किया जा सकता है, जबकि लोहे की जो रॉड होती है उसको हाथ में पकड़कर चार्ज नहीं किया जा सकता। तो इसकी वजह आपने बताने की इसकी वजह क्या है? ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो बाय रबिंग ग्लास रॉड गेट चार्ज एंड डज नॉट ट्रांसफर टू आवर बॉडी व्हिच इज बेस्ट कंडक्टर। Thus charge of iron rod goes into the earth through our body and do not charge। यानी कि ग्लास रॉड की सूरत में चार्ज जो है वो ग्राउंड की जानब नहीं जाता, और जबकि अगर हम आयरन रॉड की बात करें तो इस सूरत में जो चार्ज होता है वो हमारी बॉडी से चला जाता है अर्थ की जानब। तो इसलिए जो आयरन रॉड होता है उसको हम चार्ज नहीं कर सकते, जबकि ग्लास रॉड जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसलिए उसको हम चार्ज कर सकते हैं। तो 13.8 का आंसर आप लिखेगा ग्लास इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, so by rubbing glass rod gets charged and does not transfer to our body which is best conductor। Thus charge of iron rod goes into the earth through our body and do not charge। Glass is a bad conductor of heat and electricity, so by rubbing glass rod gets charge and does not transfer to our body। यानी क्योंकि बैड कंडक्टर है हीट का इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसलिए चार्ज हमारी बॉडी की तरफ ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन अगर हम आयरन रॉड की बात करें तो आयरन रॉड जो होता है उसमें से जो चार्ज होगा वो जमीन की तरफ चला जाता है हमारी बॉडी से होता हुआ, तो इसलिए उसको हम जो है वो चार्ज नहीं कर सकते। तो इस तरह से
आज हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो 13 पॉइंट जो हमारे पास थे 1 से 13.8 तक के हमने जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो आज कंप्लीट किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी न्यूमेरिकल्स की आएगी, तो आपने उस वीडियो को भी लाजमी देखना है। इन कंसेप्चुअल क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से तैयार करना है, इनको आपने नोट करके आप खुद से नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएंगे और आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन में वाकई कंसेप्ट मिलेगा और आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।